हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, और जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो देखते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां पहला प्रश्न सबसे पहले आप देखो, पहला ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप लोगों का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ क्या गया रहा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, मतलब जो राष्ट्रवाद शब्द है इसका प्रारंभ किस देश से हुआ, जिस देश से हुआ उसका नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है आपका इटली, गा है आपका फ्रांस एंड घा आपका है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। किस देश से हुआ था? फ्रांस से। अगर बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कैसे लिखना है देख लो। आप लोगों को सबसे पहले ऊपर ब्लैक से आप लोगों को क्या डालना है, ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, या फिर आप लोग स्केच से भी डाल सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, और प्रश्नोत्तर संख्या ये आपका मान लो फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल देना, और स्केल की सहायता से आप लोग नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। फिर आप लोगों को लिखना है, जैसे फर्स्ट है आपका ये फर्स्ट का आप लोगों का, जैसे आपका फर्स्ट है, फर्स्ट का कौन सा सही है? फर्स्ट का हमारा सही है आपका गा वाला, ठीक है, फ्रांस। तो गा आप लोग डाल देना और लिख देना फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। इसको ब्लू से लिखना और यहां आप लोग सही का निशान लगा देना, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिससे देश से हुआ कौन सा देश है? फ्रांस है, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर का हमारे पास है ऑटो वन बिस्मार्क, एंड खा हमारे पास है आपका काइजर विलियम प्रथम, एंड गा है हिटलर, एंड घा है मैथ्स। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? बिस्मार्क को, या फिर ऑटो वन बिस्मार्क इनका पूरा नाम है, ठीक है। कहीं कहीं शॉर्टकट में बिस्मार्क भी लिखा रहता है, इतना ध्यान रखना। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। मतलब महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसका आरंभ कब किया था? ऑप्शन नंबर का हमारे पास है 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर खा है 1920 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर गा है 1922 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर घा है 1923 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसका जो आरंभ किया किस ईस्वी में किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी को। कब किया था? 1920 ईस्वी को। एक एक क्वेश्चन आप याद कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखो यहां क्वेश्चन नंबर 4 है कि करो या मरो का नारा किसका था? जो करो या मरो का नारा था वो किसने दिया था, ठीक है। आपसे पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर खा है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर गा है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर घा है महात्मा गांधी। देखो करो या मरो का जो नारा था वो किसका था? वो आपका महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। जब अंग्रेजों का शासन था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अगर आपको कुछ करना है, अपने देश को स्वतंत्र बनाना है तो कुछ करो, इससे अच्छा कुछ नहीं करना है तो मर जाओ, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर खा है जिनेवा, ऑप्शन नंबर गा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर घा है ऑस्ट्रिया। तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? सभी स्टूडेंट को पता होगा अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है।
इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि जो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं, ठीक है, आप लोग क्लास 10th में और बोर्ड परीक्षा देने वाले हो तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने उन सभी स्टूडेंट के लिए एक बैच बनाया है जिसका नाम है टॉपर बैच। अगर स्टूडेंट इस बैच से ज्वाइन होकर पढ़ते हैं, मतलब आप लोगों को ज्वाइन करना है, सरवन लेक्चर ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग सभी स्टूडेंट टॉपर बैच को ज्वाइन कर ले। अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन करके पढ़ते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग टॉपर बन जाओगे, क्योंकि वहां आपकी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी लगातार चल रही है और आप लोगों का एक साल का फीस ओनली 499 है, 499 रुपए में आप पूरे साल टॉपर बैच में तैयारी कर सकते हो। वहां आपके हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, ठीक है, अलग अलग टीचर हैं और वो जैसे आपके इंग्लिश के टीचर हैं तो वो इंग्लिश के लेक्चरर हैं और वो आपको बहुत ही अच्छी टीचिंग कराते हैं, ठीक है। आप लोग सरवन लेक्चरर बैच में आप लोग जुड़ो, जो आपका टॉपर बैच है उसमें जुड़ जाओ। एक साल की फीस केवल 499 रुपए है। अगर आप कोचिंग और स्कूल करते हो तो पूरे साल में आप 20,000 से ज्यादा रुपए दे देते हो, ठीक है, लेकिन यहां आप लोगों को एक साल की फीस केवल 499 रुपए है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप हमारा नंबर है 9918863196 9918863196 पर आप लोग अधिक जानकारी के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप टॉपर बैच से जुड़कर पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है कि आप टॉपर बनोगे, आपका नाम न्यूज में छपेगा। तो आप लोग अभी ही टॉपर बैच को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्यादा पैसे नहीं, आप लोगों को 499 पूरे साल का देना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। मतलब जो कपास की खेती की जाती है उनके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर का है काली मृदा, खा है लाल मृदा, गा है जलोढ़ मृदा, घा है लेटराइट मृदा। मतलब जो कपास की खेती की जाती है उनके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। देखो का से होता है कपास और का से कुछ और आता है इन चारों में, काली मृदा। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और एक बात याद रखना, काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं, रेगुड़ यानी कि रेगड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करो। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है। ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, पहला चैप्टर मैंने भूगोल का पढ़ा रखा है। मतलब अजैवीय संसाधन। ऑप्शन नंबर का है चट्टाने, खा है पशु और गा है पौधे एंड घा है मछलियां। वैसे अजैवीय जिसमें जीव नहीं होता, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, श्वसन नहीं कर सकते, उत्सर्जन नहीं कर सकते, वो होते हैं अजैवीय। अब इसमें वो चीज आपको कौन सा दिख रहा है, वो है चट्टाने। चट्टाने जहां रहेंगी वहीं रहेंगी, ठीक है। और ये आपका निर्जीव है, ठीक है, इसमें कोई जीव नहीं है, इनका जो निर्माण है जीव मंडल से नहीं हुआ है, ओके। ये इकट्ठा होकर चट्टाने बन गई हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करो। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बहुउद्देशीय जो परियोजना है को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जो बहुउद्देशीय परियोजना है, परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। का नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, खा है विनोबा भावे ने, गा है जवाहरलाल नेहरू ने, घा है अन्ना हजारे ने। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आप लोग ध्यान से पूरा क्वेश्चन समझना, ओके। इनमें से कौन सी रबी फसल है, ठीक है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। ऑप्शन नंबर का है हमारा चावल, खा है मोटे अनाज, गा है चना या फिर काला चना एंड घा है कपास। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी रबी फसल है। रबी की फसलें एक खरीफ की फसलें होती हैं। तो रबी और खरीफ की फसलों को मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इसमें से आपका कौन सा है जो रबी फसल है, तो वो है आपका चना या फिर काला चना। चना या फिर आप इसे काला चना भी कह सकते हो। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। और आप लोग यहां क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि झारखंड में स्थित जो कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। जो झारखंड में स्थित कोडरमा है, ये नाम याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। का है बॉक्साइट, खा है लौह अयस्क, गा है अर्बरक एंड घा है तांबा।
जल्दी से आप लोग सोच लो। वैसा मैं आपको बता दूं कि झारखंड में स्थित कोडरमा जो है वो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है आपका आर्द्रक। आर्द्रक खनिज का अग्रणी उत्पादक है कौन? आपका जो कोडरमा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव है। अभी आपके और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? मतलब ये बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साधन कौन सा है। का ऑप्शन है हमारे पास पाइपलाइन, खा है आपका रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन, घा है वायु परिवहन। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से आप लोग सोचो, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत सरल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पाइप परिवहन उतना ज्यादा विख्यात नहीं है भारत में। रेल परिवहन है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन के द्वारा आप किसी सामान को तुरंत इधर से उधर कर सकते हो। आपको कहीं भी जाना है तो आप सड़क परिवहन के द्वारा जाते हो और सर्वाधिक यही प्रचलित भी है। ठीक है, भारत में। ऑप्शन नंबर 12 आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? इन चारों में बताना है कौन सा आपका समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है शिक्षा। शिक्षा क्या समवर्ती सूची में शामिल है? अभी आपको मैं बताऊंगा कौन सा है। खा है आपका कृषि, गा है आपका पुलिस, घा है आपका रक्षा। देखो, समवर्ती सूची के बारे में अभी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अब इन चारों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो वो है इसमें से शिक्षा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का एक आपका भाग है। ठीक है, एक आपका 3 सूचियां हैं तो उनमें से शिक्षा एक है। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पर अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। धर्म की सामाजिक समुदाय का काम करता है। जो धर्म है धर्म ही सामाजिक समुदाय का कार्य करता है। यह मान्यता किस आधार पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर का हमारे पास है धर्म पर, ऑप्शन नंबर का है संप्रदाय पर, खा है समुदाय, गा है समुदाय पर एंड घा है हमारा सांप्रदायिकता पर। तो आप लोग वैसे जान चुके होंगे किस पर आधारित है। सभी स्टूडेंट जान गए होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, धर्म की सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो यह मान्यता जो है वो सांप्रदायिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? सांप्रदायिकता पर। ठीक है, पहले से आप लोग कुछ सोच लिया करो कि आखिर कौन सा राइट आंसर हो सकता है। अगर राइट होगा तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अगर गलत होगा आपका आंसर तो आप लोग जब मैं बताता हूं तो उसको सही कर लिया करो। ठीक है, ऐसे में आपका रिवीजन होता चला जाएगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? का है आपका कुल आय, खा है राष्ट्रीय आय, गा है प्रतिव्यक्ति आय, घा है ये सभी। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। तो इन चारों में से किसे औसत आय कहते हैं? औसत आय का मतलब समझो। औसत आय का मतलब है कि अगर मतलब कोई, मैं आपको छोटे रूप में बताता हूं, मतलब एक परिवार में 12 लोग हैं तो 12 लोग में एक एक व्यक्तियों की आय। अगर पूरा देश है तो पूरे देश में एक एक व्यक्तियों की आय। अगर पूरा राज्य है, राज्य में एक एक व्यक्तियों की आय। अब एक एक व्यक्तियों का आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति मतलब एक एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति आय मतलब आय, मतलब एक एक व्यक्तियों का आय या फिर प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए सोचा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई है या कहां हुई थी? देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। का नंबर है हमारा न्यूयॉर्क, खा है वाशिंगटन, गा है जिनेवा, गा है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व व्यापार संगठन की बात की जा रही है तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? वो आपका जिनेवा में हुआ था। कहां हुआ था? जिनेवा में। अब मैंने आप लोगों को जितने आपके सामाजिक विज्ञान के 15 VIMP जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं वो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अब आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तैयार जरूर कर लेना क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जितना मैंने बताया है उसको जल्दी से तैयार कर लो, नोट कर लो। ठीक है,
अब यहां आप लोग देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको समझना है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। मतलब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, ये आपको बताना है। एंड जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, मतलब जो जर्मन राष्ट्र है उसका प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग VIMP नोट्स में लिख लेना, ठीक है। देखो जर्मनी के एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था में ऑटो वन बिस्मार्क, मैंने क्या कहा कि ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। मैं जब आपको ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ा रहा था तो एक क्वेश्चन आया था, यहां देखो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क को मैंने बताया था। क्यों, क्योंकि इन्हें जनक माना जाता है जर्मनी के एकीकरण का, तो इसीलिए यहां आपको यही लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण जो है ना में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। और प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम है को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ये पहले प्रसा के राजा थे, प्रसा के राजा को क्या किया गया, जो जर्मन राष्ट्र है जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अब आपसे कोई पूछे कि जर्मन का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो आपको क्या बताना है, विलियम प्रथम, ठीक है, राजा विलियम प्रथम, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अब हम लोग दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। एक कानून था रॉलेट एक्ट, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक नाम है, नाम नहीं है स्टूडेंट, ये एक कानून है, ठीक है, और काफी खतरनाक था भारतीयों लोगों के लिए, ठीक है, ये समझना। रॉलेट एक्ट क्या है ये समझो। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, मतलब ये एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, जो भारतीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, उस पर बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना, कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता था, बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब कोई अंग्रेज है, ठीक है, वो इस भारतीय पर शंका करता है तो उन्हें 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था, जो कि भारतीयों लोगों के लिए बेकार कानून था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन रॉलेट एक्ट के बारे में समझ गए होंगे कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 1919 ईस्वी में, जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जा सकता है। ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है। देखो मैं आपको भारत में जो मृदाएं पाई जाती हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। देखो भारत में आप लोगों को पता होगा हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में कुछ अलग अलग टाइप की मृदाएं पाई जाती हैं। अब भारत में, कुल भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सभी को पता होगा। काली मृदा भी पाई जाती है, ठीक है, काली मृदा भी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, देखो जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। काली मृदा में कपास की खेती की जाती है। लाल मृदा जिसका रंग लाल होता है, जिसमें लौह अयस्क होते हैं, मैंने पढ़ाया है। पीली मृदा, यही लाल मृदा कुछ दिन में पीली हो जाती है, जिसी को पीली मृदा कहते हैं। लेटराइट मृदा, वन मृदा को आप जानते हो जो वन में पाया जाता है, उस मृदा को वन मृदा कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप सारे को याद रखना, और ऐसे मरुस्थलीय मृदा और सारे थोड़े होंगे, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल हुआ, पीली मृदा और लेटराइट मृदा, वन मृदा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। देखो गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं, ध्यान रखना, गेहूं का नाम, गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है और यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है, ठीक है। देश के जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और जो आपका ढक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। जैसे इसमें आपके कई सारे प्रदेश आते हैं, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं पंजाब है, ठीक है। देखो कुछ आप लोग जाने रहो, ठीक है, हरियाणा है, ठीक है, थोड़ा सा हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा भी इसी में आता है, और आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है, सब इसी में आते हैं, तो ये 3-4 याद रखना, ठीक है। तो ये आपका है भारत की एक खाद्य फसल का नाम और बताइए, और जहां यह पैदा की जाती हैं उन क्षेत्रों का नाम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 4 हो चुका है। जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे हैं इसमें। अगला देखो आप लोग, अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो, ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन में धात्विक खनिज किससे कहते हैं? धात्विक खनिज मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, धातु जब पढ़ाया है ना साइंस में, वही चीज है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं और ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। उत्तर है जिन खनिजों से धातु प्राप्त किया जाता है, मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त किया जाता है। धातु जिससे प्राप्त किया जाए वो धात्विक खनिज होते हैं, और जिनमें चमक होती है। धात्विक खनिज में चमक होती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जिनको कूट पीट कर चादर के रूप में तथा ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाता है। देखो धातु जो होते हैं उन पर अगर आप हथौड़ी की वार करोगे तो चादर के रूप में फैल जाएंगे, और आप अगर धातु को खींचोगे तो तार के रूप में ऐसे खींच जाएंगे, तो वो आपके धात्विक खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका लोहा है और यहाँ सोना है, चांदी भी इसी में आता है, ठीक है। बस ये आपका हो गया धात्विक खनिज। काफी आसान है लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताते चलता हूं कि आप सारे को याद रखो, अभी से आप याद रखो, ताकि आपसे कोई पूछे बोर्ड एग्जाम में आए तो आप अभी से याद कर लो। देखो समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची, और चारों विषयों का उल्लेख कीजिए। समवर्ती सूची के 4 विषय होते हैं, उसका उल्लेख करना है। मैंने अभी बताया था कि आपको समवर्ती सूची पढ़ाऊंगा, जैसा कि अभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से समवर्ती सूची है, ठीक है। देखो विषयों की वह सूची, जो विषय होते हैं, विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। जो कानून होता है ना, कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य और केंद्र दोनों को होता है। राज्य का मतलब होता है जैसे आपके राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र का मतलब होता है पूरे केंद्र, जैसे आपका प्रधानमंत्री है, ठीक है। सरकार दोनों का होता है। लेकिन अब दोनों के कानून में टकराव हो जाए, अगर झगड़ा हो जाए, टकराव हो जाए दोनों के बीच में, तो क्या होगा? तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया है वही मान्य होगा, मतलब बड़ा केंद्र सरकार होता है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और इस सूची में आपका शिक्षा, वन समूह, आपका वन मजदूर संघ आते हैं, गोद लेना जैसे किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं। तो ये वन और शिक्षा और गोद लेना ये सारे इसी के एक विषय हैं, ठीक है। जैसा कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, शिक्षा का ऑप्शन था तो आपने शिक्षा पर लगा दिया था। ऐसे कहीं आपसे गोद लेना भी पूछ सकता है ऑप्शन में, और मजदूर संघ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। मतलब जो लोकतंत्र है उसके लिए जातिवाद घातक है। जातिवाद का मतलब एक जाति दूसरे जाति में टकराव होना, ठीक है। उत्तर देखो, फर्स्ट नंबर में कारण समझाऊंगा। जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव का जन्म दिया। जैसे अब इस समय जातिवाद बहुत खतरनाक है, जातिवाद के कारण बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, तो जातिवाद ने लोकतंत्र को भी खतरे में डाल दिया है। जातिवाद ने देश के विभिन्न जो जाति है, जाति समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, ठीक है, इसीलिए लोकतंत्र को खतरा है। और जातिवाद के आधार पर आरक्षण, देखो जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया। देखो कुछ उच्च जात होते हैं, कुछ निम्न जात होते हैं, तो निम्न जात को ज्यादा आरक्षण मिलता है, ठीक है, तो वो भी मतलब भारतीय लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में समझना है, ठीक है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह एक ऐसी व्यवस्था है जिनके केंद्र में लोग हों, मतलब जिनके केंद्र जो है उनमें लोग हों, व्यक्ति हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, जो लोग हैं, जो जनता है, उनके द्वारा जो बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। अगर लोग चाहेंगे तब तक वो रहेंगे, अगर उनके विरुद्ध काम करेंगे तो उन्हें हटा भी सकती हैं। वही होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। सारा नोट कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करके बता रहा हूं, ठीक है। देखो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग काम करते हैं, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं समझो। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, जो रोपण कृषि है व्यापक क्षेत्र में की जाती है, मतलब छोटे क्षेत्र में नहीं, व्यापक क्षेत्र में रोपण कृषि की जाती है। काफी बड़ा क्षेत्र होता है, काफी बड़ा खेत होता है, उसमें रोपण कृषि की जाती है। अब बताओ, जितना बड़ा खेत होगा उतना ही ज्यादा मजदूर की आवश्यकता होगी, उतना ज्यादा बीज की आवश्यकता होगी, उतना ज्यादा उर्वरक की, खाद की आवश्यकता होगी। तो दूसरा पॉइंट आप अपने मन से बना सकते हो कि इस कृषि में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अगर छोटा सा खेत है तो एक व्यक्ति भी उस चीज को कर सकता है, लेकिन अगर बड़ा खेत है तो उसमें 10 से 15 लोगों को काम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये व्यापक क्षेत्र मतलब बड़े क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। बस 10 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता
उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। देखो, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन उपभोक्ता दल बनाकर, उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा तथा उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों को बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया। अब अगर आपको और सारे क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन और सारा चीजें चाहिए, तो कमेंट जरूर कर देना। इससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है, कि आप लोगों के जो क्लास तंत्र है, क्लास तंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट। एक बार आप ज्वाइन करके टॉपर बैच देखो, आप लोग टॉपर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ टॉपर से भी अच्छा पढ़ाता हूं। ठीक है, और आपके हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के, साइंस के, सब अलग अलग टीचर हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपका यहाँ जो फीस है मात्र 499 499। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो 991886 आपका 3196, यानी कि आपको 99 18 86 31 96 पर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। तो आप लोग जल्दी से टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, इसके बाद इसकी फीस भी बढ़ सकती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे में मैंने आपको बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। इससे बाहर आपके बहुत कम ही चांस है कि आएंगे, वैसे मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।